ठीक है जी, मैं ऑडिबल हूँ सबको? हम लोग क्या चल रहा है ये? हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं ना, तो इसमें एक क्लास हमने अभी जस्ट एक क्लास हुई है जहाँ पे हमने डिफाइन किया जॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। जॉइंट्स पीडीएफ क्या है, जॉइंट्स पीएमएफ क्या है, जॉइंट सीडीएफ क्या है, जॉइंट एमजीएफ क्या है, ये सब डिफाइन किया था ना। जॉइंट सीडीएफ नहीं डिफाइन किया था, जॉइंट सीडीएफ डिफाइन किया था भाई? नहीं किया होगा। पीएमएफ, पीडीएफ, एमजीएफ ये डिफाइन किए थे। तो देखो ये तो रैंडम वेक्टर, अच्छा कुछ क्लास हुई ना, रैंडम वेक्टर डिफाइन किया था। फिर ज्वाइंट एंड मार्जिनल, तो अभी मैं सीडीएफ डिफाइन नहीं कर रहा पहले। बाकी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर वही है, तो बता ही था कि अगर x एंड y आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो जो ऑर्डर पेयर है x, y दैट इज कॉल्ड, मतलब रैंडम वेक्टर वही मीनिंग है जो लीनियर अलजेब्रा वेक्टर की मीनिंग होती है, सेम। सी x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स, तो जो ऑर्डर पेयर x, y दैट इज अ रैंडम वेक्टर। अगर डिस्क्रीट है दोनों तो डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको जॉइंट पीडीएफ या जॉइंट पीएमएफ मिलेगा, डिपेंड करता है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। सो अभी हम लोग लास्ट क्लास में डिफाइन कर रहे थे व्हाट इज जॉइंट, है ना, पीएमएफ, कुछ क्वेश्चंस भी किया था। जॉइंट पीडीएफ, इस पे कोई क्वेश्चन मिला था तो किए होंगे ना। फिर जॉइंट एमजीएफ डिफाइन किया था, अभी जस्ट डिफाइन कर रहे थे डेफिनेशंस। जॉइंट सीडीएफ, और तो भाई लास्ट क्लास में क्या क्या डिफाइन किए थे, इसके अलावा कुछ डिफाइन किया था? जॉइंट सीडीएफ कराया था, ओके, तो ये भी हो गया था। और किस, इस चार में से कुछ और कराए थे इसके अलावा? अच्छा हाँ, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे क्योंकि मुझे जॉइंट एमजीएफ में एक्सपेक्टेशन की जरूरत थी, तो हम लोग एक्सपेक्टेशंस फाइंड कर रहे थे, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई फाइंड कर रहे थे। तो हालांकि अभी उसके पहले तो चलो एक बार थोड़ा सा बताओ डेफिनेशन। तो कोई बताओ भाई जॉइंट पीएमएफ की डेफिनेशन क्या है? तो इट इज सेम एज जो तुम मार्जिनल के लिए सिंगल रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे, मैं जस्ट लिख लेता हूँ रफली। तो इसमें ये था कोई फंक्शन है px y, हालांकि इसकी मीनिंग है प्रोबेबिलिटी x at x एंड y at y। सो कॉमा का मतलब है इंटरसेक्शन, ठीक है ना, तो देयर इंटरसेक्शन है। सो दिस क्वांटिटी शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 एंड जो डबल समेशन है px y पे वो 1 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। फिर ज्वाइंट पीडीएफ में क्या है, तो ये आपके फंक्शन है fxy जो मोर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और डबल इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका 1 आना चाहिए। ओके, ज्वाइंट एमजीएफ में क्या था कि mxy आपके पास है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t1x प्लस t2y, अगर xy आपका रैंडम वेरिएबल है तो, है ना। सो इसके लिए मुझे जरूरत है, क्योंकि आपका जो ये है e की पावर t1x प्लस t2y, है ना, ये फंक्शन ऑफ xy है। सो दिस इज फंक्शन ऑफ xy। सो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशंस, तो उस पे आएंगे। उससे पहले अभी डेफिनेशंस लिखने थे। ज्वाइंट सीडीएफ तो fxy x, y। सो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि कैसे एक्सटेंशन हो रहा है। हमने वन वेरिएबल केस में यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया है, तो फिर ये सारे टर्म्स डिफाइन किए हैं, तो वहां पे सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रहे थे। अब यही चीज हम टू रैंडम वेरिएबल, हाउ एक्सटेंड हो रहा है, अब कैसे इसे मार्जिनल आएगा वो डिस्कस करेंगे। सो जैसे हमारे पास ये है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन जैसे आप लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x एंड कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। सो कहते कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, तुम उसको एज ए इवेंट कंसीडर कर सकते हो।
दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली है, ठीक है। एंड तो वही बात इंडिपेंडेंट जब होगी, अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगी, तो उसी पे ब्रेक हो जाएगा। अब ये कैसे डिफाइन करना है, तो इसका मैं सिंपली कह रहा था कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सिंपली हमने ये कहा था जैसे वन वेरिएबल में करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे जस्ट ये फंक्शन जी एक्स वाई टाइम जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा एक्स वाई का, डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स डिपेंड करता है आपका सपोर्ट क्या है, तो उस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है कॉन्टिन्यूअस के लिए। और अगर डिस्क्रीट हुआ तो डबल समेशन जी एक्स कॉमा वाई और आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, मतलब पीएमएफ लिख लो। तो इसमें अगर मैं तो ये हो जाएगा जी एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी एक्स एट एक्स एंड वाई एट वाई, जो भी पॉसिबल वैल्यू है ना, जो भी सपोर्ट है ऐसे लिख लो। सो वट एवर सपोर्ट इज देयर, और अगर तुम ऐसे लिखते हो तो भी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, डेफिनेशन में तुम बुक में देखोगे ऐसा लिखा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सपोर्ट पे ही पीएमएफ या पीडीएफ नॉन जीरो होता है, जीरो अदरवाइज रहता है, तो एट द एंड आपको इसको सपोर्ट पे ही लाना पड़ता है। यहाँ भी ओके, तो ये चीजें लास्ट क्लास हम डिफाइन कर रहे थे, है ना, तो इसको हम लोग डिफाइन कर रहे थे जस्ट, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं जैसे वन वेरिएबल में एक केस था कि कोई फंक्शन है आपके पास, है ना, जैसे वन वेरिएबल में क्या होता है कि मैं अगर लिखूं कि अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, मान लो एफ एक्स है, आपको कोई फंक्शन गिवन है, आपको चेक करना वो सीडीएफ है कि नहीं है, तो कैसे करते थे, मान लो इसको मैं सिंपली अगर मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ, दिस इज सीडीएफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ, तो क्या है कंडीशन होती थी, एक तो डेफिनेशन हो गया आपका कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, वो तो सीडीएफ की डेफिनेशन है, तो वो आप जब फाइंड करोगे तब यूज करोगे। अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन है और मुझे चेक करना है कि वो सीडीएफ है या नहीं है, तो क्या क्या कंडीशन है उसके लिए, राइट कंटिन्यूअस, तो चार कंडीशन था मतलब जनरली कि आपके पास जो है जो ही फंक्शन है, तो मतलब जो भी फंक्शन है, एक्स ना लिख के इसको मैं सिर्फ एफ लिखता हूँ, क्या था ठीक है, ये कंडीशन था। अब इसके करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल में क्या कंडीशन है, क्योंकि हम एक्सटेंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो इसके करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल में क्या कंडीशन है, अभी डेफिनेशन तो लिख लिया हमने, तो ये हमारा वन वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वन वेरिएबल में बाकी चीजें आप जानते हो, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यही सब चीजें जब वन वेरिएबल में था पीएमएफ था, तो ये जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स था, सेम कंडीशन थी, नॉन नेगेटिव समेशन वन आना चाहिए, वन वेरिएबल में फंक्शन ऑफ एक्स था, नॉन नेगेटिव इंटीग्रेशन वन होना चाहिए, ज्वाइंट एमजीएफ क्या था, जस्ट टी1 का फंक्शन था, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी1 एक्स, डेफिनेशन से लिख रहा हूँ जस्ट मैं अभी, ज्वाइंट सीडीएफ में क्या था, जस्ट एक वेरिएबल था प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ये डेफिनेशन है, लेकिन कोई फंक्शन गिवन है और मुझे चेक करना है तो उसके लिए वो चार कंडीशन है, एक्सपेक्टेशन एक्स का फंक्शन है तो मान लो जी एक्स होता, जी एक्स इंटू पीडीएफ, या डिस्क्रीट है तो इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो थ्योरम है, हालांकि ये एक थ्योरम है, सो दिस इज अ रिजल्ट ना, ये एक रिजल्ट था, ठीक है। तो व्हाट इज कंडीशन, सो यहाँ भी मैं थ्योरम लिखना चाहता हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाओ कि क्या दोनों में डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज हैं। सो कोई एक फंक्शन है, अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, तो आपको एक टू वेरिएबल फंक्शन गिवन है
और आपने चेक करना है कि वो जो फंक्शन है वो ज्वाइंट सीडीएफ हो सकता है या नहीं हो सकता है। दिस इज ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ, या तो रैंडम वेक्टर लिख लो एक्स वाई, या रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, सेम थिंग, ठीक है। सो ये रैंडम वेक्टर है ऑफ रैंडम वेक्टर x कॉमा वाई इफ एंड ओनली इफ। सो क्या क्या कंडीशन है बताओ, आइडिया है तुम लोगों को, ऑब्वियसली होगा। क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्या सेम है या कुछ एक्स्ट्रा भी है? पार्शियल डेरिवेटिव का कुछ होगा सर? नहीं, यहाँ पे सर पूरा फंक्शन तो पूरा कंटिन्यू होगा सर, फ्लैट तो नहीं होगा, फ्लैट में। क्यों पूरा कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए? जैसे टू वेरिएबल है तो सर कंटिन्यूअस में राइट कंटिन्यूअस तो लेफ्ट कंटिन्यूअस तो एक लाइन के बराबर है, लेकिन आप कंटिन्यूअस का डिस्कशन जब टू डायमेंशनल में करते हैं, मतलब एक्स वाई में प्लेन में, तब तो हम कोई पाथ देते हैं, मतलब उधर कुछ हो सकता है, मतलब कुछ एक थ्योरी लग सकता है। और कुछ इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है टू वेरिएबल में? नॉन डिक्रीजिंग हमने यहाँ पे लिखा है, क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है टू वेरिएबल में? नहीं सर, टू वेरिएबल में तो सर नहीं करते। कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट? देखो तो होगा क्या, पहली कंडीशन, तो यहां पे पहली कंडीशन जो है, सीडीएफ तुम्हारे पास दोनों प्लस इंफिनिटी है तो तुम्हारे पास 1 आ गई, ठीक है। दूसरा, क्या जीरो होने के लिए दोनों को माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, या कोई एक भी माइनस इंफिनिटी है तो ओके है? क्या लगता है सर? अगर एक पे होगा तो वो पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं ना सर। देखो ध्यान से, अगर मैं ये डिफाइन कर रहा हूं एफ एक्स वाई एट प्लस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी, तो इसका क्या मीनिंग है? तो किसी एक पे भी होगा तो जीरो ही हो जाएगा, है ना? ऐसा क्यों होता है? तो डेफिनेशन x लेस देन इंफिनिटी। ये सेट किसके इक्विवेलेंट होगा? x लेस देन प्लस इंफिनिटी। मैं बोला था ये सेट है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम इसी को लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट x लेस देन प्लस इंफिनिटी इंटरसेक्शन y लेस देन प्लस इंफिनिटी, ये है। अब ये वाला जो सेट है ये किस सेट के इक्वल आएगी? x लेस देन प्लस इंफिनिटी किसके इक्वल है? तुम जब वन वेरिएबल में डील करते हो और जब तुम ये बोलते हो कि 1 है, तो ऐसा क्यों है? ये बोलते हैं ना 1 है, ऐसा क्यों है? 1 क्यों है ये? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर। हाँ, ये सैंपल स्पेस यहाँ पूरा ओमेगा आ जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है x की कोई वैल्यू है जो इसमें छूट जाएगी, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि ये कहना चाह रहा है x लेस देन इंफिनिटी है, मतलब x फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं तो सारी कवर हो जाएंगी। और रैंडम वेरिएबल करता क्या है? सैंपल स्पेस को रियल नंबर में मैप करता है, और यहाँ सारे रियल नंबर कवर हो गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम्स है वो सारे कवर हो गए, तो मतलब ये इक्विवेलेंट है, सैंपल से 1 हो गया। तो वही लॉजिक यहाँ लगाओ, वही मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस इंफिनिटी कॉमा प्लस इंफिनिटी, तो इसका मतलब तुमने लिखा x लेस देन प्लस इंफिनिटी, मैं ऐसे लिख देता हूँ y लेस देन प्लस इंफिनिटी। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये सेट किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्वल होगा? भाई वहां लिखा तो है, किसके इक्वल है ये? तुम समझ आ रहा कि नहीं? दिस सेट इज इक्वल टू व्हाट? महान लोग हो तुम लोग, ये क्या है, किसके इक्वल हो जाएगा? मैंने कहा सारी वैल्यू कवर हो जाएगी ना, यस और नो? तो ये सैंपल स्पेस है, ये भी सैंपल स्पेस है, तो बचेगा क्या? सैंपल स्पेस 1। अब जरा मैं तुमसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था कि क्या 0 होने के लिए, जैसे 1 वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में है कि जैसे 1 वेरिएबल में माइनस इंफिनिटी पे 0 है,
तो क्या इस तरीके से मुझे दोनों माइनस इन्फिनिटी लेना जरूरी है, या कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगी? मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो तो कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी रखेंगे सर कोई भी एक हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं। यस, वो ये पूछने को, यहाँ पे क्या होगा? सो यहाँ पे x कॉमा अगर आप कोई एक माइनस इन्फिनिटी ले लो, ये भी जीरो होगी, या एक्स वाई मत लिखो क्योंकि मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, तो एक्स वाई भी एक फंक्शन है, वो चेक कर रहे हैं सीरियल फाई के लिए। और अगर आप माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो लोगे, मतलब वाई ले लोगे, तब भी तो इसे थोड़ा याद रखने में आसानी होगी क्या हो क्या रहा है। तो ये बीच में इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं यहाँ पे जैसे उसी लॉजिक से, सो अगर आप ये लिख रहे हो कि f ऑफ x कॉमा वाई, मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी कॉमा वाई है ना, तो मैंने x को माइनस इन्फिनिटी लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? व्हाट इज मीनिंग? डेफिनेशन से लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ये एक सेट है, इंटरसेक्शन कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, माइनस इन्फिनिटी, ओ सॉरी, हाँ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी, तो अब x लेस देन माइनस इन्फिनिटी हो गई। और y तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, y इज अ फिक्स, स्मॉल y इज अ फिक्स रियल नंबर, कैपिटल Y इज अ रैंडम वेरिएबल। तो अब यहाँ पे आप अगर देखो सिंपली, सो ये सेट किसके इक्वल है? पहला वाला सेट 5, क्योंकि इसमें रैंडम वेरिएबल की कोई वैल्यू इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी। जो भी सपोर्ट होगा या रेंज होगा रैंडम वेरिएबल का, तो वो इसमें कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट के इक्वल है। तो ये एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सम सेट, क्या फर्क पड़ता है इसको? तो एट द एंड ये क्या हो जाना है? एम्प्टी सेट, और प्रोबेबिलिटी क्या आ जानी है? जीरो। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी जीरो करने के लिए काफी जरूरी है दोनों माइनस इन्फिनिटी हो, है ना। तो यहाँ पे बच्चा अगर जनरलाइज करेगा, जनरली सोचेगा एक माइनस इन्फिनिटी है, दोनों माइनस इन्फिनिटी और जीरो, तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है ना, वो चीज है। सो ये हो गया हमारे पास। थर्ड कंडीशन क्या होगी? सो एफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, अब ये टू वेरिएबल फंक्शन है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? बताओ। क्या इसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग बीएससी स्टैट्स में किया, कुछ लोग एमएससी भी कर रखे हैं ना, तो आप लोग बताओ मुझे कि क्या इसमें टू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं या वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे? वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है, दो वेरिएबल में कैसे हो? हाँ, जैसे यहाँ पे तो ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वही पूछा, अगर तुम टू वेरिएबल में बात करोगे तो कभी तुमने टू वेरिएबल केस में ऐसा देखा है, पूछा हो तुमसे कि फाइंड द इंटरवल ऑन दिस टू वेरिएबल फंक्शन इज इंक्रीजिंग? वन वेरिएबल में पूछता है ना कि वो इंटरवल बताओ जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन ऐसा टू वेरिएबल में आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट। ये तो हो सकता है, राइट कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन यहाँ पे जो केसेस हैं क्या वन ईच वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करता है। कि अगर मैं बात करूँ कि ये जो फंक्शन मेरा हमने लिखा है एफ एक्स वाई, सो यहाँ पे जो कंडीशन होगी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज राइट कॉन्टिन्यूअस विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। तो एक सेपरेटली ईच वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगर y को तुम फिक्स कर दो तो x के रेस्पेक्ट में राइट हर x के हर पॉइंट पे राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर x को तुम फिक्स कर दो तो y के रेस्पेक्ट में हर पॉइंट पे वो राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये मतलब है फोर्थ वाला। यहाँ भी ऐसे होगा, f ऑफ x कॉमा वाई दिस इज क्या होगा? सेम, नॉन डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। तो फिर से तुम x को फिक्स कर दो, x को एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स कर लो, तो y का फंक्शन रहेगा ये, तो y के रेस्पेक्ट में ये नॉन डिक्रीजिंग होने चाहिए, मतलब कांस्टेंट और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर y को तुमने फिक्स कर दिया x के रेस्पेक्ट में, x को फिक्स कर दिया y के रेस्पेक्ट में, तो हम सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जरूर है, बट ये जो कंडीशन देखनी है वी हैव टू कंसीडर विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। ठीक है, क्या ये चार कंडीशन सफिशिएंट है सीडीएफ होने के लिए? यस और नो?
क्या ये 4 कंडीशन सफिशिएंट है किसी 2 वेरिएबल फंक्शन को सीडीएफ होने के लिए? क्या कहते हो? उसको आइडिया होगा? ऐसे भी पहली बार तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो। हाँ या ना, मतलब यस नो पूछ रहा हूँ मैं, हाँ या ना? क्या ये 4 कंडीशन सफिशिएंट, अगर कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल, वो इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, तो क्या ये एनफ है वो सीडीएफ होने के लिए? यस और नो? क्वेश्चन ये है। Yes, sir. आंसर इज नो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं एक लिखता हूँ, जो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो सीडीएफ नहीं होगा। देखिए रोहित की मैं ऐसे एग्जांपल दे रखे और भी जगह मिल जाएंगे आपको। सो इसमें एक और कंडीशन रिक्वायर्ड है, 4 कंडीशन काफी नहीं है यहाँ पे। इसमें 4 ओके है 1 वेरिएबल में, है ना? यहाँ पे एक 5वां कंडीशन भी है, कोई बताओ भाई? सो यहाँ पे एक 5वां कंडीशन भी है। दिस 4 कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है? ऐसा एग्जांपल है, मैं भी एक लिख देता हूँ, ऐसे बुक्स में मिल जाएंगे, डिफरेंट बुक्स में तुम देखोगे तो दे देगा। सो जो इन चारों को सेटिस्फाई करेगा बट फिर भी वो ज्वाइंट सीडीएफ नहीं है। तो 5वां कंडीशन क्या है बताओ भाई? तो जो 5वां कंडीशन है वो ये होगा कि देखो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि जो क्वांटिटी है आपका CDF एट A1, B1, मतलब नॉट CDF, क्योंकि CDF मैं चेक ही कर रहा हूँ तो आई कैन नॉट से CDF। जो फंक्शन है A1, B1 प्लस एट A2, B2 माइनस एट A1, B2 माइनस F एट A1, B1, A2, B2, A1, B2 एंड A2, B1, ठीक है? चेक कर लो। सो दिस क्वांटिटी मस्ट बी नॉन नेगेटिव, दिस क्वांटिटी मस्ट बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल A1 लेस देन A2 एंड B1 लेस देन B2, ठीक है? सो A1 लेस देन A2, B1 लेस देन B2 एंड दिस ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है ना? तो ये सब रियल नंबर्स हैं। सो ये कंडीशन है, दीज आर रियल नंबर्स। अब ये एक्चुअली है क्या? ये 4th पॉइंट जो लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर x A1 से A2, y B1 से B2। यस, हाँ। तो जैसे आप जानते हो 1 वेरिएबल केस में, कि जैसे हम लोग जब देख रहे थे प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, ये किसके इक्वल था? या मैं ऐसा लिख दूं A1 A2 के टर्म में लिख देता हूं। सो ये A1 है और ये A2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे? सीडीएफ के टर्म में A2 माइनस CDF of A1 लिखे थे। तो ये यहाँ पे एक्चुअली अभी जो लिखा गया है, अगर आप देखोगे तो मैं अगर एक्सटेंड करूं इसी चीज को, तो यहाँ होगा x मोर देन A1 लेस देन इक्वल टू A2 कॉमा y जो है मोर देन B1 लेस देन इक्वल टू B2। अगर इसको आप एक्सटेंड करो तो क्या होगा? अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखाऊं तो ये किस क्वांटिटी से, ये तो इंटरवल है, ये अगर इसको आप देखो तो इंटरवल है कि कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे A1 है A2 है। सो A1 को एक्सक्लूड किया हुआ है, A2 को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये तो 1 सिंगल रैंडम वेरिएबल केस में ये है। अगर 2 रैंडम वेरिएबल है तो ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है ना? तो अगर ऐसा है, सो लेट्स से A1, A2 और B1, B2। सो ये एक्चुअली ये वाला रेक्टेंगल है ना? ओके जी।
अब आपको ये प्रॉपर्टी निकालनी होती है कि x a1 से a2 के बीच में है और y b1 से b2 के बीच में है। तो ये जो रेक्टेंगल है, हालांकि आपके स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा लेकिन है ना वो फिक्स नहीं है। सो लेंथ a1 a2 b1 b2 के बीच का जरूरी नहीं खोलो। तो ये इस रेक्टेंगल इस बीच के प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो वो उसको अगर ओपन करोगे आप तो क्या आ जाएगी, तो इसको हालांकि फॉर्मूला लिखेंगे, इसको प्रूव भी किया जा सकता है इजीली। तो ये आएगा जैसे मैं लिखता था इसको ना, पहले लिख के आपको दिखाया था फॉर्मूला कैसे आया। तो इसको हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a2 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a1। तो वैसा बना, तो सेम बना सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा CDF ऑफ xy। तो पहले तो फर्स्ट पॉइंट ले लो या सेकंड ले लो, जैसे तुम देख लो। तो अगर तुम ऐसे करना है सो a2, b2, ठीक है। आगे देख लो अब माइनस, या मैं सीधा ही लिख देता हूँ, हालांकि तुम बाद में लिख वैसे कर लेना। तो ये आएगा a1, b1 और माइनस f ऑफ xy a1, b2 माइनस f ऑफ xy a2, b1। देख लो। और इसको अगर आपको यहाँ कंसीडर करना हो तो इजी है देखना। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू a2 and this line is x is equal to a1, this line is y is equal to b1 and this line is y is equal to b2। ओके, अब सिंपली हम रीजन को देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, जैसे मेरा पहला वाला जो ये लिखा है टर्म मैंने, ये क्या है, f CDF at joint CDF at a2 b2। तो मतलब कैपिटल x लेस देन इक्वल टू a2 एंड कैपिटल y लेस देन इक्वल टू b2। ये कौन सा रीजन है? सो अगर मैं दूसरे कलर से आपको दिखाऊं, सो ये आपका y लेस देन इक्वल टू b2 इधर होगा, x लेस देन इक्वल टू a2 इधर होगा, है ना। सो ये इधर है, तो आपको समझ आ रहा होगा इस लाइन के नीचे और इस लाइन के लेफ्ट में। तो ये पूरा रीजन आ गया, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ इतना ही रीजन। तो जब आप क्या करते हो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको बता दो। ये क्या है, x लेस देन a1 और y लेस देन b1। सो x लेस देन a1 ये रीजन होगा, y लेस देन b1 ये रीजन होगा। अब हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐड इसीलिए कर रहे हैं, जैसे आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। तो उसको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम, बताओ। जब तुम अगर वेन डायग्राम देखते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि मुझे a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी घटाना क्यों पड़ता है। कोई बताओ मुझे, क्यों घटाना पड़ता है वेन डायग्राम में जब देखते हो तो? सर 2 बार आता है। यस, सो सेम लॉजिक है। अब क्या होगा, जब इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं ना, तो ये वाली चीज इसमें भी माइनस हो रही है और इसमें भी माइनस हो रही है। अभी दिखाता हूँ मैं ना। तो इस पार्ट को देखो ध्यान से और इस पार्ट को ध्यान से देखो। तो इन दोनों में ये इंक्लूडेड है, ये रीजन। तो ये 2 बार माइनस हो रहा है, तो मुझे एक बार प्लस करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि मुझे सिर्फ वो रीजन चाहिए ना। तो जब तुम ये घटाते हो, इसकी ये क्या है, तो हमने भी क्या किया, ये और ये रीजन, इसके लेफ्ट इसके नीचे। तो ये पहला वाला जो टर्म है वो है। दूसरा टर्म क्या है, इसके नीचे और इसके लेफ्ट में दोनों ऐड हुआ है। अभी ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये रीजन इन दोनों में इंक्लूडेड है और 2 बार माइनस हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के बाद ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या है, ये वाला रीजन क्या है। सो x लेस देन a1, y लेस देन b2। तो x लेस देन a1, तो तुम्हारा x लेस देन a1 ये लाइन है, ये भी इसके लेफ्ट में जाएगी। y लेस देन b2 ये लाइन है। सो ध्यान दो, देखो इसके इधर और इसके इधर, तो ये रीजन भी इंक्लूडेड है, ये वाला भी आ गया। ओके, तो जब तुम माइनस कर रहे हो तो ये वाला भी माइनस कर ही रहे हो, ये भी माइनस कर रहे हो। अब जब ये वाला रीजन देखो तुम ध्यान से, x लेस देन a2, तो x लेस देन a2 ये इधर और y लेस देन b1 ये इधर। तो क्या हो रहा है, ये वाला भी घटा रहे हो और ये वाला भी घटा रहे हो। तो समझ आ रहा होगा, ये 2 बार माइनस हुआ है, समझ आया ना। तो इसीलिए उसको फिर बाद में ऐड करना पड़ा। तो हुआ क्या, पहले तुमने कहा कि लेस देन दिस, लेस देन दिस, तो ये पूरा तुम्हें तो इतना ही प्रोबेबिलिटी चाहिए था, तुमने ये सब भी ले लिया प्रोबेबिलिटी में पहले टर्म में। फिर मैं दूसरा टर्म अभी ये बोलता हूँ, तो फिर तुमने क्या किया, ठीक घटाते हैं। तो तुमने क्या किया, इस रीजन को घटाया और इस रीजन को घटाया, मतलब इसके इधर और इसके इधर घटाया। तो ये रीजन बाहर हुआ और ये भी बाहर हुआ। फिर अगली बार क्या किए, तो ये नेक्स्ट टर्म क्या है, तुमने इस लाइन के इधर के बाहर किया और इसके इधर के बाहर किया, तो ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ। तो ये चीज 2 बार तुमने आउट घटा दी है इसको। तो इसको बैलेंस करने के लिए तुमने एक बार फिर क्या किया, x लेस देन दिस और दिस, इसको तुमने ऐड किया। तो ये इससे फॉर्मूला बना है। ठीक,
तो ये एडिशन रिक्वायरमेंट है कि दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। तो वो जो ये चीज लिखा गया जनरली यही है यहाँ पे। तो उसकी अलग से जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो इसको सेटिस्फाई करती है और इसको फेल कर जाती है। एग्जांपल देख लो। तो ठीक है, तो कोई डाउट है बताओ। तो जो वन वेरिएबल में जो तुमने ये कंडीशन देख रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल में ये कंडीशन है। ओके सर आपने जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी बताई है उसमें x को माइनस इंफिनिटी लिया तो इस केस में सीडीएफ 0 आ रहा है। अगर x को हम प्लस इंफिनिटी लेंगे तो हाँ वो अभी बताएंगे। कोई बता दो आंसर इसका। अगर कोई एक को मैं प्लस, यहाँ दोनों इंफिनिटी लिया तो 1 आई है। अगर मैं किसी एक को प्लस इंफिनिटी लूँ, चलिए जरा ये ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आगे मैं मार्जिनल बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो जो आपने आप पूछा है उसका आंसर है मार्जिनल आ जाएगा, क्योंकि एक तो सैंपल स्पेस हो जाएगी और इंटरसेक्शन दूसरी वाली बचेगी। तो सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन, तो हर इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो वो ए इंटरसेक्शन बी, जो भी छोटा वाला सेट है ए सबसेट है बी का, अगर तो इंटरसेक्शन भी ए आ जाएगी, तो वो मार्जिनल आ जाएगी। देखो एक बार करके दिखाता हूँ। सो आप ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी हम एक को जो CDF है x, y, तो यहाँ मेरा x है और यहाँ प्लस इंफिनिटी हो गया। मान लीजिए एक को मैंने प्लस इंफिनिटी ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x और कैपिटल Y लेस देन प्लस इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी लगा नहीं सकते हम। तो अब ये एक इवेंट है इंटरसेक्शन, ये दूसरा इवेंट है, और y लेस देन प्लस इंफिनिटी है, और यहाँ ज्वाइंट जो होता है ना, तो x y दोनों रैंडम वेरिएबल सेम सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये सेट तो ऐसे ही रहेगा, x लेस देन इक्वल टू x इंटरसेक्शन, और ये जो कैपिटल Y लेस देन इंफिनिटी है, तो y की सारी वैल्यू आ गई, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके सैंपल स्पेस सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये सैंपल स्पेस हो गया, और दिस इज एन इवेंट, सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस, सो a सबसेट ऑफ b, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, और जो कि हो गया CDF ऑफ x एट x। तो अब ये एक नया टेक्निक है, ये मैं आगे जब हम अभी सबका मार्जिनल देखेंगे। अभी मेरे पास अगर ज्वाइंट दिया हो तो हाउ टू फाइंड मार्जिनल, हाउ टू फाइंड मार्जिनल PDF, मार्जिनल PMF, मार्जिनल MGF, मार्जिनल CDF कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका ये एक टेक्निक है कि जैसे कोई ज्वाइंट CDF आपको दे दिया, आपको चाहिए x का मार्जिनल CDF, तो कैसे करोगे। तो उसका एक टेक्निक है कि y को प्लस इंफिनिटी रख दो, तो आपको जो मिलेगा वो x का मार्जिनल CDF मिलेगा। आपको y का मार्जिनल CDF चाहिए तो x को प्लस इंफिनिटी रख दो। रखने का मतलब है यहाँ एक्चुअली y टेंस टू, तो इसका मीनिंग मैथमेटिकली ये है ना, इसका मीनिंग क्या है, लिमिट y टेंस टू प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब ये है ना। मीनिंग हम नोटेशन वैसा लिख रहे हैं, मतलब मीनिंग एक्चुअली ये है। तो इसका मीनिंग ये है कि आप y को y टेंस टू इंफिनिटी ले लो तो आपको मार्जिनल x की आ जाएगी। अगर आप x टेंस टू इंफिनिटी ले लो तो आपकी वैल्यू फिर मार्जिनल y की आ जाएगी। तो ये आगे है जी। हाँ हाँ, सो ठीक है ना। देखो, सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि ज्वाइंट CDF है कि नहीं, एग्जांपल देख लो जस्ट। तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर लिखना, लिखो। सो क्वेश्चन है लेट कैपिटल f(x,y) बी अ फंक्शन गिवन बाय, तो आपको ये इस तरह से दे रखा है इन्होंने कि आपको दे रखा है कि f(x,y) की वैल्यू, उससे पहले अगर मैं पूछे वन वेरिएबल में तुमसे पूछूं अगर मैं कि अगर ये ऐसा मैं लिख दूं, लेट्स से 0 1, सो 0 है अगर x लेस देन मान लो कोई पॉइंट है a और x मोर देन इक्वल टू a है, तो क्या ये CDF है कि नहीं, इज इट अ CDF, यस और नो। एक कोई फिक्स रियल नंबर है, CDF है, किस रैंडम वेरिएबल का CDF है ये, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल नहीं डिजेनरेट, हाँ उसको आगे लिख है ना, डिजेनरेट बोलेंगे। ठीक है, आप कहना वही चाह रहे थे। सो ये डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल का CDF है, क्योंकि पॉइंट A पे ही पूरा मास है,
तो उस तरह का ही मैं एग्जांपल 2 वेरिएबल में लिख रहा हूँ, ऐसे 0 1 वाला, लेकिन वो आपको चेक करना सीडीएफ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए पे एक्चुअली क्या होगा, सीडीएफ है। इस तरह कोई भी फंक्शन आप लोगे तो पॉइंट ए पे ग्राफ बनाएंगे तो है ना, ए पे डिसकंटिन्यूअस है और 1 का जंप है, तो पॉइंट ए पे फुल मास है, तो ये डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब ये जो है आपके पास, ये कहना चाह रहा है कि वैल्यू जो है पहले 0 लिख रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 है अगर x लेस देन 0 और y लेस देन 0 और x प्लस वाई लेस देन 1, ऐसा डिफाइन किया, एंड 1 अदरवाइज, है ना। तो एक 2 वेरिएबल का फंक्शन है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो अगर मैं 2 रैंडम वेरिएबल है ना, तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि एक्स वाई, कैसा बोलना चाह रहा है ये कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो x मोर देन x लेस देन 0 हो जाए, या तो नेगेटिव हो जाए, या y नेगेटिव हो जाए, या फिर इसके लेफ्ट में आ जाए, है ना। तो ये पूरा रीजन हो गया ना, यूनियन है। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो यहाँ और है ना, जब आप यहाँ कॉमा नहीं लगाया, आप देखते होंगे कई जगह कॉमा लगा रहता है, तो कॉमा का मतलब एंड है, मतलब इंटरसेक्शन है, अदरवाइज और एक्सप्लिसिटली लिखा रहता है ना। तो ये और है तो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। तो x लेस देन 0, y लेस देन 0, x प्लस वाई लेस देन 1, तो यूनियन है, मतलब ये पूरा रीजन है। तो इस एक्स वाई, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई इस रीजन में है, इस लाइन के नीचे, है ना, एक मिनट और ना, हाँ ठीक है। तो मतलब ये वाला पार्ट भी आ जाएगा इसमें, और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, हाँ या ना, चेक कर लो एक बारी, ठीक है जी। तो अगर पॉइंट इस रीजन में है, कोई पॉइंट तुम्हारा x, y, ये जो पॉइंट x, y है, अब ये पॉइंट अगर तुम्हारा इस वाले रीजन में है, इधर वाले रीजन में, ये लाइन भी इसमें इंक्लूडेड है, तो इस वाले रीजन में है अगर, तो वैल्यू 0 है सीडीएफ की। और अगर आपका पॉइंट इस रीजन में है, ये और ये, सो इधर है या इधर है, इधर है, इस रीजन में है आपका x, y, तो उस केस में वैल्यू 1 है। आई थिंक क्लियर होगा। देखो तो आपसे पूछना चाह रहा है क्या ये जॉइंट सीडीएफ है, तो उतना मैं घुमाऊंगा नहीं, बस सीधा सीधा तुम एक ये चेक कर लो। तो यहाँ तुम ये फाइंड करो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर तुम वो क्वांटिटी फाइंड, प्रोबेबिलिटी लगाने के बजाय तुम ये क्वांटिटी फाइंड करो, सीडीएफ एट 1/3, 1/3 प्लस, मतलब फंक्शन एट नॉट सीडीएफ 1 माइनस दिस एट 1/3, 1 एंड माइनस f ऑफ 1, 1/3। सो इसकी वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगी। अच्छा ये पॉइंट क्या था यहाँ पे, तो ये पॉइंट 1 है ना, ये 1 है और ये 1 है, तो इस फंक्शन के हिसाब से ये वैल्यू निकालो। 1/3, 1/3, 1 पहले लिख सकते थे, 1 1/3, 1/3, f ऑफ 1/3 1, 1/3 कितना आएगा। ये सीडीएफ नहीं है, नहीं पूछ रहा हूँ, इसकी वैल्यू पहले बताओ, फिर डिसाइड करेंगे है कि नहीं है। पहले आप ये क्वांटिटी फाइंड करो, कितनी आएगी ये वैल्यू, तो नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव है ना। तो मतलब हालांकि हम फाइंड यहाँ क्या कर रहे थे, हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं 1/3 से इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, y मोर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन 1, सॉरी नॉट इक्वल टू, यहाँ स्ट्रिक्टली यहाँ इक्वल टू है, तो ये फाइंड कर रहे हैं। हालांकि तो इसको हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 1/3, 1/3, फिर 1 1, ठीक है, फिर 1/3 1 और 1 1/3। सो ये क्वांटिटी कितना आ रहा है, माइनस में कितना, -1, सो -1 आ गया। तो आप जानते हैं ये जो कंडीशन है अभी मैंने लिखा था, सो यहाँ जो ये कंडीशन लिखी गई है, ये जो कंडीशन, ये कुछ और नहीं है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X बिटवीन A1 A2 एंड इंटरसेक्शन कैपिटल Y बिटवीन A2 B2, ठीक है, सॉरी B1 B2, Y बिटवीन B1 B2, X बिटवीन A1 A2, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। तो जो कि ये था एक्चुअली, हाँ एक मिनट, ये जो लिख रहे थे हम, सो दिस क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो ये हमने फाइंड किया उस फंक्शन के लिए, और वैल्यू क्या आ गई सर जी। जनरलाइज पे ये लेस देन 0 हो जाता, मतलब ये 1 B1 वो जो पॉइंट करके जो होता उसमें भी हो जाता।
हाँ नहीं नहीं, देखो एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है गलत कहने के लिए, है ना। तो हमने ऐसा पॉइंट जनरली कर सकते हैं, तुम पॉइंट ले करोगे, तुम्हें देखना ऐसा कैसे पॉइंट तुम कंसीडर करोगे ताकि वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आ जाए। अच्छा अगर ये CDF होगा, सो एनी A1 A2 यू कंसीडर, ये लिखा है ना यहाँ पे कि अगर वो CDF होगा, सो वट एवर A1 लेस देन A2 एंड B1 लेस देन B2 यू टेक, ये हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, है ना, हमेशा ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। लेकिन एक काउंटर एग्जाम्पल है ना फिर गलत कहने के, हालांकि फाइनली मैंने काउंटर बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं हम। सो A1 A2 से कर सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पे क्या इसका लॉजिक सिंपल है। देखो तुम ऐसा पॉइंट कंसीडर करो कि 3 पॉइंट एक साइड में आ जाते, इधर वैल्यू कितनी थी 1 है ना इस साइड, और इस साइड 0 है। तुम ऐसा कंसीडर करो, इन्होंने क्या लिया है पॉइंट x 1/3 से 1, तो 1/3 यहाँ पे है, मतलब 0 है ना, तो 1/3 यहाँ पे है। सो ये इंटरवल लिया और फिर वो भी 1/3 से 1 ले लिया, तो इस तरीके से 1/3 से 1, तो ये कौन सा रीजन आया 1/3 से 1 ना, तो इस तरीके से ये वाला डिजाइन आया इसका। तो ये इस साइड जा रहा है पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स है ना इस साइड है, तो 1 2 3 कॉर्नर एक साइड है, तो ये पॉइंट जहां पे वैल्यू क्या हो रही है 0, एक ही पॉइंट पे 0 होगी, बाकी 3 पे 1 हो जाएगी, है ना। ये कौन सा पॉइंट है, ये 1,1 है, ये 1/3,1 है, और ये 1,1/3 है। तो तुम चाहो तो और कोई पॉइंट ले लो, 1/3 से तुम 2 ले लो तभी चलेगा। इफ यू टेक x फ्रॉम 1/3 से 2, ये यहाँ से ले लो, 1/2 से 1 ले लो तभी ओके है। अगर तुम x 1/2 से 1, 1/2 से 1 ले लो y, तो भी देखो आंसर वैसे ही आएगा, सेम आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन, अब बाकी तुम चेक करो कंडीशन। देखो अब तुम अगर फिक्स करो एक वेरिएबल को, सो लेट्स सी बाकी कंडीशन तुम वेरीफाई करने की कोशिश करो क्या होता है। प्लस इन्फिनिटी क्या क्या कंडीशन था, जैसे पहला है कि दोनों प्लस इन्फिनिटी है तो 1 आना चाहिए, चेक करो। जब तुम्हारा x अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, y भी अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, तो ऐसे पॉइंट कहाँ मिलेंगे, बहुत दूर उस साइड। ऐसे पॉइंट जहाँ प्लस इन्फिनिटी, ये पॉइंट होगा जहाँ x वेरी लार्ज है और y भी वेरी लार्ज है, तो ये इधर पॉइंट मिलेगा। इधर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो सेटिस्फाई कर रही है, बोथ आर प्लस इन्फिनिटी, देन वैल्यू इज 1। अब कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी लो, 0 आना चाहिए। तो यू कंसीडर एनी पॉइंट, तो अगर तुम x, ये तो खुद ही कह रहा है कि तुम x चाहे माइनस इन्फिनिटी ले लो या y, आंसर तुम्हारा क्या रहना है 0। तो अगर x को कोई एक माइनस इन्फिनिटी ले लो, या तो x या y, तो आंसर 0 आएगी, सेटिस्फाई होगी। अब तुम्हारे पास क्या है, राइट क्वांटिटी, एक वेरिएबल को फिक्स कर दो, तो एक रैंडम वेरिएबल तुम फिक्स कर दो यहाँ पे। अब तुम चेक करो, सो यू फिक्स वन वेरिएबल, मान लो कोई कांस्टेंट फिक्स कर दो, लेट्स से तुम y कुछ मुझे बताओ, y क्या रख दूं अभी के लिए, कोई रख लो, y की कुछ वैल्यू फिक्स कर दो। तो उस केस में क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में देख लो, मतलब तुम x के रेस्पेक्ट में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तुम सिंपली यहाँ ग्राफ में देखो, जब x लेस देन 1 है या x की कोई वैल्यू है ना, अभी x एक्सिस पे ही देख लो, मान लो लेस देन इधर है, तो जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। ये पता है ना, इधर x मोर देन 0 होगा, हाँ या ना, ठीक है ना, इधर तो x मोर देन 0 ही होगा, जो भी होगा पॉइंट इस तरफ 1 कब हो रही है, 1 जिस भी पॉइंट पे है वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इस साइड का ही होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यू थिंक विथ रिस्पेक्ट टू x, सो जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अच्छा फंक्शन इंक्रीजिंग का डेफिनेशन कोई बताओ पहले मुझे, ताकि तुम्हें समझ आए। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, f' मोर देन 0 नहीं होता डेफिनेशन, ठीक है ना। दूसरा और बताओ सर वही कि 2 पॉइंट है x1 ग्रेटर देन x2, तो f(x1) ग्रेटर देन x2। यस ठीक है, तो x1 मोर देन x2 है, देन fx1 मोर देन इक्वल टू fx2 होगा, जो नॉन डिक्रीजिंग का डेफिनेशन ये है कि इक्वलिटी वहां आ जाएगी। अदरवाइज दोनों तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है ना, वो थ्योरम से डेरिवेटिव वाला, वो डेफिनेशन नहीं है। तो जो डेफिनेशन ये है कि x1 लेस देन x2, देन fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। तो वही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि यू टेक एनी x1 x2, तुम x एक्सिस पे कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो, कोई भी 2 पॉइंट, है ना। अब तुम देखो, अगर x1 लेस देन x2 लोगे तो उसमें वैल्यू फंक्शन की हमेशा लेस देन इक्वल टू fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, या तो इक्वल आएगी या लेस आएगी। जैसे मैं अगर x1 यहाँ ले लूँ और x2 मैं यहाँ ले लूँ, तो x1 कुछ भी लूँ मैं वैल्यू 0 आएगी, इधर 0 है तो 0 रहेगी फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू x के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। और x2 मैं इधर दूंगा तो
इस रीजन में पॉइंट जाएगा हमारा, ठीक है ना। सो वैल्यू मेरी इधर क्या आंसर देगी 1, तुम इधर का पॉइंट लोगे तो 0 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्रीज नहीं कर रही ना, नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए, कांस्टेंट या इंक्रीजिंग, तो डिक्रीज तो नहीं कर रही। सो कहने का मतलब यू कैन चेक y को फिक्स करके x के रेस्पेक्ट में चेक करो, सेम थिंग यू कैन डू विद रेस्पेक्ट टू y। सो अगर मैं एक y1 यहाँ ले रहा हूँ, y2 यहाँ ले रहा हूँ, तो y1 यहाँ ले रहा हूँ कोई पॉइंट, तो तुम x फिक्स कर दो, चाहे राइट में फिक्स करो चाहे लेफ्ट में फिक्स करो, वैल्यू तुम्हारी 0 ही आनी है ना। अगर x तुम y तुमने नेगेटिव लिया है तो वैल्यू 0 ही आनी है। अब अगर y मैं यहाँ लेता हूँ और x अगर मैंने पॉजिटिव ले रखा है इस तरह, मतलब 1 से ज्यादा ले लो, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा 1। सो व्हेन यू गो बॉटम टू टॉप, है ना, इधर से ऊपर जाओगे तो वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x इज नॉन डिक्रीजिंग, दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y इज नॉन डिक्रीजिंग। राइट कॉन्टिन्यूअस चेक कर लो। सो यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो स्ट्रिक्ट लेस देन है तो यहाँ होगा मोर देन इक्वल टू 0, इस तरह केस होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो मतलब ये जो तुम्हारा पॉइंट्स है ना, सो अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इस तरह से कुछ आएगा, है ना भाई। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं अदरवाइज हटा दूं तो मैथमेटिकली मुझे अदरवाइज को क्या लिखना चाहिए, तो मुझे कोई समझाओ जाए यहाँ पे। जैसे इन्होंने ऐसे लिखा है ना, तो मैं ऐसे ही अदरवाइज को लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इसी तरीके से xy के टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताओ A यूनियन B यूनियन C, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सर ऊपर वाले का आंसर होगा x is greater than, बोलिए बोलिए, x plus is y greater than 1, y 1, Section of x is y 1। अच्छा चलो फिर से x plus y greater than 1, x plus y ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। sorry greater than equal to 1 और and intersection with हाँ, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमा, एंड मतलब कॉमा, x is greater than 0 इक्वल टू 0, yes कॉमा y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मान लो इवेंट A है, इवेंट B है, इवेंट C है, वो और लगा हुआ है, यूनियन है, तो नहीं समझा तो यहाँ से देख लो, A यूनियन B यूनियन C, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू सपोर्ट, x डज नॉट बिलोंग टू सपोर्ट, तो कॉम्प्लीमेंट है। सो वे कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो क्या लिखते हो तुम, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट लिखते हो ना। तो यही लॉजिक है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ये एंड, इसका कॉम्प्लीमेंट दिस एंड, इसका कॉम्प्लीमेंट दिस एंड, तो ये हो गया। सो x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू x प्लस y मोर देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन है, अदरवाइज लिखो या ये लिखो बराबर है। सो कहने का मेरा मतलब ये था। अब मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, तो देख लिया दोनों इन्फिनिटी है तो 1 होगी, कोई भी एक माइनस इन्फिनिटी होगी तो 0 आएगी। नॉन डिक्रीजिंग चेक कर लिया हमने, लेफ्ट टू राइट मूव करो वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी, बॉटम टू टॉप मूव करो तो 0 to 1 हो जाएगी। अब लास्ट क्या बचता है, राइट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं ये इसलिए लिखा हूं ताकि तुम्हें दिखे कि जब हम लोग CDF लिखते हैं तो तुमने ध्यान दिया यहाँ पे इक्वलिटी यहीं पे क्यों लगाई है। अगर मैं इक्वलिटी ऊपर लगाता तो क्या ये CDF होता, है ना, नहीं होता। क्या फेल होता, 4 में से कौन सा कंडीशन फेल हो जाता, राइट कॉन्टिन्यूटी। सेम लॉजिक वहां पे है, ये वाली फेल हो जाती राइट कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि उसकी A पे जो है पॉइंट A पे वैल्यू 0 रहती, अब पॉइंट A के राइट हैंड लिमिट A 1 हो जाती, तो जो इक्वल नहीं है तो राइट कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाती। सेम चीज यहाँ भी कहना चाह रहा हूँ मैं। तो तुमने नोटिस किया होगा हमेशा इक्वलिटी यही लगा रहता है, मोर देन इक्वल टू में ही लगा रहता है हमेशा ना। ऊपर भी तुम देखते हो यहाँ मोर देन इक्वल टू A लेस देन B, सो x लेस देन जो भी होता है हमेशा वहाँ इक्वल नहीं रहता है इन जनरल। कॉन्टिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट इक्वल ही है, बट इन जनरल जरूरी नहीं है। सो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे भी यही लॉजिक से इक्वलिटी लगा हुआ है। तो ये इक्वलिटी यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है ताकि राइट कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना। तो ये लॉजिक मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है दिस विल सेटिस्फाई all the above 4 condition but it will fail in this and that's why it is not a CDF। और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, this is just not one, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मिल जाएंगे और भी, ठीक है। तो ये बस मैं कोई फंक्शन आपको दिया जा रहा है चेक करना है, तो बस इसका मतलब तो समझ आ ही गया कि ये वाला प्रोबेबिलिटी है,
सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। जैसे वन वेरिएबल का फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से आपको ये प्रोबेबिलिटी कभी निकालना पड़े x मोर देन इक्वल टू 1 और जॉइंट CDF गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है ना। याद रखने तरीका ये है कि फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फिर फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट, ऐसे करके वैसा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल था कि जो फॉर्मूला हम करते हैं CDF में 2 वेरिएबल में उसके क्या कंडीशन है चेक करने का। हाँ जी सर एक बार ये -1 कैसे आया बताना। आ नहीं रहा या तो कुछ गलती हो गई है। -1 कैसे आया? मतलब या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कोई, मतलब -1/3 आ रहा है। ओके चेक करो ना 1/3 1/3 कहाँ का पॉइंट है इसमें चेक करो। ये तुम्हारा 1 है, ये 1 है इधर, तो 1/3 1/3 किधर होगा? 1/3 1/3 इसमें कहाँ पे पॉइंट है तुम चेक करो किस रीजन में होगा। 1 यहीं से देख लो तुम 1/3 इस रीजन में है या इस रीजन में है? कौन से रीजन में है? सर 0 वाले में ना x प्लस वाई लेस देन 1, तो इसमें क्या आंसर आ गया 0। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ भी दिख रहा है कि 1/3 जो पॉइंट तुम्हारा है वो यहाँ पे है ना, ये y एक्सिस था ये x एक्सिस था यहाँ पे है, ठीक है। जब 1 1 है 1 1 किस रीजन में है? हाँ सर समझ गया मैं। अब नीचे यहाँ बनाएगा -2 तो ये 0 1 1 1 तो 0 + 1 -1 -1 इस तरीके से आएगा। वो x + y <1 वाली कंडीशन नहीं देखी हर किसी ने। हाँ उसकी वजह से चेंज। तो ये यहाँ पे वो मैंने बना रहा था ग्राफ तो वैसा हो गया। सो ठीक है चलिए तो आगे देते हैं। तो ये हो गया कंडीशन सिंपल। सो आपको ये ध्यान रखना है। अब थोड़े आते हैं आगे। तो ज्वाइंट में हमने डिस्कस किया। अब जैसे देख रहे थे हम ज्वाइंट कैसे फाइंड करना है, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि मार्जिनल कैसे आएगा ना। तो हाउ टू फाइंड मार्जिनल्स फ्रॉम ज्वाइंट। तो अभी ज्वाइंट को मैं जस्ट डिफाइन कर रहा था। अभी तक मैंने ज्वाइंट PMF PDF CDF MGF वो डिफाइन किया एक्चुअली, और अब देखते हैं ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे आएगा। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, अलग से मार्जिनल वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है कि मार्जिनल मतलब सिंगल रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, जो पहले आपने यूनिवेरिएट में पढ़ा है वही चीज है। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सो मार्जिनल, सो मैं बात करूं, चलो मार्जिनल PMF की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो अभी ज्वाइंट था कि 2 रैंडम वेरिएबल का एक साथ है ना, ज्वाइंट जो है 2 रैंडम वेरिएबल का एक साथ एक्चुअली। सो यहाँ पे लेट, मतलब ऐसा लिख दूं मैं P of x, y, मतलब दिस बी, सो P of x, y जो है दिस बी ज्वाइंट PMF ऑफ रैंडम वेक्टर x, y, ठीक है। सो रैंडम वेक्टर x, y, देन सो आपको बताना है मार्जिनल PMF ऑफ x। इसको क्या लिखेंगे? नोटेशन इसका वही होगा जो 1 वेरिएबल में था, या तो आप Px लिखो या प्रोबेबिलिटी एट x = x। अब कैसे फाइंड करेंगे ज्वाइंट? अगर मुझे दिया हुआ है तो मार्जिनल कैसे फाइंड करूंगा मैं? अगर x के लिए निकालना है तो y पे समेशन कर देंगे। हाँ, तो जस्ट आप y के रेस्पेक्ट में इसको समेशन ले लो ज्वाइंट में, इस तरीके से आ जाएगी। सेम चीज अगर दूसरे वेरिएबल के लिए तो वैसे ही हो जाएगा। सो अगर मैं लिखूं मार्जिनल PMF ऑफ y तो वैसे ही है PY, सो प्रोबेबिलिटी y = y, और ये कितना आएगा? समेशन y = -∞ to +∞,
प्रोबेबिलिटी होगा तो सर एक मिनट मुझे क्या चाहिए, y का चाहिए ना, तो हाँ वो तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, ठीक है ना, देख लो। तो ये सिंपल टेक्निक है। तो अभी ये है कि ज्वाइंट ज्वाइंट पीएमएफ से मार्जिनल पीएमएफ कैसे आएगा, तो ये तरीका हो गया। ओके, तो ये हो गया पीएमएफ का। सेम चीजें पीडीएफ के लिए होगी। तो अब आएगा मार्जिनल पीडीएफ। सो अगेन वैसे ही है, हाउ टू फाइंड मार्जिनल पीडीएफ मतलब डिसाइड करना है। सो लेट ये हो गया हमारे पास। तो सिंपल उसी टेक्निक से आप फाइंड कर लोगे। सो मार्जिनल पीडीएफ है ना, x, तो जिसको अब जैसे आप लिखते थे वन वेरिएबल में, तो यहाँ क्या करोगे, तुम्हें पता ही है सब लोगों को कि जो ज्वाइंट है मेरे पास उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, है ना। और ये हो जाए, देख लो एक बारी। सो y का चाहिए तो x के रेस्पेक्ट में, x का चाहिए तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो डिस्क्रीट है तो समेशन लो, कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन करो। ओके, तो ये तो हो गया मार्जिनल पीएमएफ, मार्जिनल पीडीएफ। मार्जिनल सीडीएफ का बता ही रहे थे अभी हम लोग। तो मार्जिनल सीडीएफ, सो मार्जिनल सीडीएफ, ठीक है ना। तो मार्जिनल सीडीएफ अगर आप डिसाइड करोगे सो क्या होगा, तो अभी हमने देखा था कैसे। सो लेट एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई बी joint CDF of x comma y. So again marginal CDF of x which we write it as this. अब या तो मैं कैसे भी फाइंड करो, ज्वाइंट CDF से मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो ये तो अभी बताया था, क्या करेंगे, क्या होगा, सर y को पॉजिटिव इन्फिनिटी रख दो। हाँ, तो y को प्लस ले टेंस टू रख लो या प्लस इन्फिनिटी रख दो। सो एफ ऑफ x कॉमा वाई एक्स कॉमा प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये है कि लिमिट ले रहे हैं y, इसका ये एग्जैक्टली इन्फिनिटी रख रहे हैं। कई बार ऐसा होगा इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब y टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, इसका ये मतलब है। अगेन मार्जिनल CDF ऑफ y, सो एफ ऑफ y कॉमा y कितनी आएगी ये, तो वैसे ही ज्वाइंट में हम x को प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है, ये मार्जिनल आ जाएगा मेरे पास ज्वाइंट से। सिमिलरली तो ये तो हो गया आपका मार्जिनल CDF। अच्छा चलो इसी में मतलब हम क्वेश्चंस भी लिखेंगे अभी, पर इसको कंप्लीट कर लो। जैसे अब मार्जिनल MGF की बात करें अगर हम, सो मैं देख रहा हूँ कि ज्वाइंट अगर मुझे पता है तो मैं मार्जिनल कैसे निकालूंगा, मैं भी ये देख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर टेक्निक्स और भी हैं, है ना, तो वो तुमसे जैसा पूछेगा उसके हिसाब से डील करेंगे। तो मार्जिनल MGF में क्या है कि लेट MXY T1, T2 दिस वे ज्वाइंट MGF ऑफ XY। तो आपको चाहिए मार्जिनल MGF ज्वाइंट से, जिसको ऐसा लिख देंगे MX T1। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, अब डेफिनेशन याद करो, e की पावर T1x प्लस T2y का एक्सपेक्टेशन। सो मुझे जीरो ले लेंगे ना T2 को। हाँ, तो सिंपली अगर MXY तो यहाँ T2 को 0 रख दो तो आपको एक मार्जिनल मिल जाएगा x का। वैसे ही मार्जिनल MGF ऑफ y, सो my एट T2,
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सेम थिंग, सो mxy और इसमें आप 0 पुट कर देंगे t1 को, है ना, तो ये आ जाएगा। तो ये जॉइंट mgf से मार्जिनल mgf आ जाएगी। मीनिंग इसका वही है जो वन वेरिएबल में था, एक्सपेक्टेशन e की पावर t1x, इस तरीके से, या एक्सपेक्टेशन e की पावर t2y, मीनिंग वही है। अब क्या रह गया, तो हमने ये डिस्कस कर लिया मार्जिनल वाला। अब जैसे हम लोग जानते हैं अगर कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, हमने ये देख लिया अभी कि जैसे ये थ्योरम होता है फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x। अब क्या करते हो, सो डेरिवेटिव ऑफ CDF क्या होता है, PDF, सब PDF एंड इसी को सर इसमें पार्शियली करना पड़ेगा ना दोनों के। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा दिस एंड दैट इज, ये भी लिख सकते हो बाद में। और अगर ये तो CDF से PDF आ गया, अगर CDF चाहिए तो हम लोग देखते हैं कि ये अब आगे क्या है, सो टू वेरिएबल में, तो इसके करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल में क्या होगा, सो फॉर अ डिस्क्रीट, नहीं अभी डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट वैसे ही डिस्क्रीट में हाँ डिफरेंस लेना पड़ता है ना, तो रैंडम वेक्टर x, y, ठीक है। सो क्या होता है, तो यहाँ पे पार्शियली आप डिफरेंशिएट करोगे जॉइंट CDF को, तो आपको जॉइंट PDF मिलेगा, है ना। तो डेफिनेशन हो गया सिंपल कि आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एंड उल्टा चाहिए आपको, अगर आपको जॉइंट CDF चाहिए, सो डेफिनेशन तो वही है, सो माइनस इनफिनिटी से x माइनस इनफिनिटी से y, मान लो u भी ले लो, सो u v du dv, ठीक है जी, देख लो तो ये आ जाएगा। ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए है, ये स्टोरी अगर डिस्क्रीट के लिए होगी तो, सो फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, तो हम बात कर रहे हैं फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है x, तो PMF कैसे निकालते हैं हम लोग, हाउ टू फाइंड PMF फ्रॉम CDF, तो ये आपने देखा है कि CDF एट x माइनस CDF एट x माइनस, एंड अगर मुझे PMF पता है तो CDF कैसे आएगी, तो उस CDF उस केस में समेसन प्रोबेबिलिटी x एट t और t फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू x, ये होता है ना, इस तरीके से। और जब कोई थ्योरी समझ नहीं आ रहा तो बताना, ये सब जस्ट मैं डेफिनेशन और तरीके लिख रहा हूँ जिससे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अभी तो। और इसी में अगर ज्वाइंट कर दें इसको कि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर x, y, ठीक है, विथ CDF तो यहाँ पे तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द, आप कैसे निकालते हो मास, यहाँ पे कैसे निकालोगे बताओ, इसका क्या लॉजिक होगा।
कोई तरीका है इसका? बोलो भाई क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या लिखेंगे यहाँ पे? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे वन वेरिएबल में ये फॉर्मूला है तो उसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड वेरिएबल में क्या फॉर्मूला होगा? सर x प्लस y हाँ लिखा था ये फॉर्मूला हमने, वो कैसे लिखा था? जब x की वैल्यू a1 से a2 के बीच है और y की वैल्यू b1 से b2 के बीच है, कैसे लिखा था? तो यहाँ भी क्या ही मतलब है कि x लेफ्ट हैंड लिमिट से ज़्यादा है x से कम है, तो वैसे ही आ जाएगा। क्या होगा? सो CDF इससे आ जाना चाहिए। देखो ये प्लस इससे भी आ जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फॉर्मूला था ना उसके करस्पॉन्डिंग ही लिख दिया। तो इसका क्या मतलब, x अपने लेफ्ट हैंड लिमिट से ज़्यादा है ना, इसको तुम लिखोगे तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे मैं इंटरवल में ब्रेक किया था? क्या इसको ऐसा ब्रेक कर पाएंगे? अगर किसी पॉइंट को तुम लिखते हो तो क्या लिखते हो कि ये माइनस इन्फिनिटी से वहाँ तक माइनस दिस, आई थिंक वर्क करना चाहिए। दूसरा क्या होगा आगे? एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है? मुझे अगर ज्वाइंट CDF चाहिए ज्वाइंट PMF से, तो क्या होगा? डबल समेशन और क्या लिखूं? u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू x एंड v की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू y। ओके ऐसे ये मीनिंग वही है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। देख लो कोई डाउट है? यहाँ तक थ्योरी लिख दिया, अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं जो क्वेश्चंस कुछ क्वेरी है तो पूछो। अभी मैंने डिफाइन जस्ट डेफिनेशन लिखे हैं, तो लास्ट क्लास में और अभी तक जस्ट मैं कुछ डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया हूँ। तो और जो रिलेटेड था वन वेरिएबल से उसको जनरलाइज कर रहा हूँ और फिर देख रहा हूँ उससे कैसे आएगा। मार्जिनल और ज्वाइंट डिस्कस किया है, तो तुम देखोगे ना ज्वाइंट एंड मार्जिनल PMF PDF यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से कंडीशनल स्टार्ट है, तो कंडीशनल अभी देखते हैं। तो अभी हमने ये सारे टर्म्स देखे हैं कि ज्वाइंट मार्जिनल कैसे एक दूसरे का रिलेशन है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों रहेगा उस तरह से। सो इसका एक क्या कंडीशन है, उसके बाद कंडीशनल से स्टार्ट करेंगे। कंडीशनल CDF PMF है ना। Independence of random variable, distribution of function of random vectors using transformation of variable and Jacobian method। तो ये वही अब 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ट्रांसफॉर्म करना है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जॉइंट मोमेंट्स, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, जॉइंट मोमेंट जेनेटिक फंक्शन मैं डिफाइन पहले कर दिया। यूनिकनेस ऑफ MGF वैसे ही है। कंडीशनल मोमेंट, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल वेरिएंस, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव बाइनोमियल, गामा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वन वेरिएबल में था, यहाँ पे ज्वाइंट में वही प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये खत्म हो जाएगा। फिर आएगा स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट है, मेनली मल्टीनोमियल और बाइवेरिएट नॉर्मल है, दो ही चीज़ है ना। यहाँ पे ये एक क्लास में ही खत्म हो जाता है, दोनों ज़्यादा है नहीं, तो 2 क्लास लगेगा। मल्टीनोमियल एक दिन में, बाइवेरिएट नॉर्मल, 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो ये खत्म। उसके बाद आ जाता है फिर लिमिट थ्योरम के बाद सैम्पलिंग आएगा, जो इसी में टाइम है, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगी, ये भी 2 क्लास में खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये टाइम लगेगा, फिर खत्म। तो ज़्यादा टाइम आएगा ना, बहुत ज़्यादा है नहीं। सो मेनली जो टाइम इसी में लगेगा, जो टाइम लगेगा, उसके बाद तो आसानी से हो जाएगा। देखो तो अभी क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, अरे ये क्या हो गया, इसको सारा लॉस हो गया लग रहा है।
हाँ भाई मुझे चाहिए, क्या कर देता है ये, इतने सारे डेफिनेशन लिखे हैं ये। चलो वही है ना, ठीक है। सर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों एक ही चीज है? क्या क्या प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स एक ही चीज है? नहीं, स्टैटिस्टिक्स की कोई फंक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी जैसे कोई फंक्शन का डेफिनेशन होता है, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो भी क्या? वो सैंपल वैल्यूज का फंक्शन होता है, सैंपल वैल्यूज का फंक्शन होता है। नहीं समझ आया क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? अब मैं क्वेश्चन व्यू का बताओ क्या कह रहे तुम? प्रोबेबिलिटी जैसे कि एक फंक्शन है, हाँ मतलब आप सैंपल्स टू रियल नंबर, तो वैसे ही के स्टैटिस्टिक्स मैंने जब पढ़ा था। हाँ, अभी आगे डिफाइन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स एक एस्टिमेटर होता है, उसका एक डेफिनेशन है ना। तो वो बचपन से जो हम कुछ पढ़ रहे थे वो स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स एक ही है? बचपन से जो यहाँ स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेशन में एक स्टैटिस्टिक्स का अलग डेफिनेशन है, वो एस्टिमेटर के टर्म में है ना, कि वो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किए थे टैली वगैरह करके नहीं, तो वो स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे डेटा के टर्म में बात कर रहे थे। अब ये हम डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहाँ डेटा पॉइंट के टर्म से बात करते थे ना, लोअर क्लासेस जो तुम कर रहे थे, ये है। तो वहाँ मेनली डिस्क्रीट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो बात कर रहे हो, जो वहाँ पे जो बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कर रहे हैं ना। वहाँ तुम्हारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग तो बात कर रहे हो, है ना, उस तरह से है चीजें। वही उसका जनरलाइज वर्जन है, यहाँ पे जनरलाइज किया गया है। चलो आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। पीवाईक्यू से ही देख लो, या ऐसे मैं लिख दूं कुछ क्वेश्चंस? पीवाईक्यू देख लो। तो अभी ज्वाइंट वाले क्वेश्चंस जरा देखते हैं कि मार्जिन निकालोगे तो ये तो सॉल्व किया था हमने, हाँ कुछ दिन पहले ये सॉल्व किया था। तो इसका आंसर क्या आया था, याद है किसी को? मोर देन 1 आया था ना, तो ये हमने सॉल्व किया था। चलिए, तो लेकिन यहाँ पे फिर से ये कंडीशनल आ गया। ये सब कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको डिस्कस करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे EX है, तो यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब चलो इससे एप्लीकेशन भी हो जाएगी, है ना। तो पहले आप क्या करो इसमें, जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो जैम के आए हुए हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब बताओ मुझे। तो पहले तो आप ये ज्वाइंट दे रखा है ना, मैं लिख देता हूँ फिर भी। सो एफ ऑफ एक्स वाई का ज्वाइंट आपको पता है, ज्वाइंट पता है e की पावर -x, जहाँ x मोर देन इक्वल टू 0 है,
और y मोर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू x है, लेस देन इंफिनिटी है, 0 अदरवाइज। अब आपसे पहले तो मुझे ये बताओ इसका मार्जिनल बताओ x का। तो x का अगर मार्जिनल निकाल लिया तो उससे ex निकालो। पहले तो मार्जिनल निकालो और x का मार्जिनल आ गया तो ex तुम जानते हो, तो तुम इससे कैलकुलेट करना अभी। ठीक है, तो पहले मार्जिनल बताओ। इस क्वेश्चन में एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड मार्जिनल फ्रॉम जॉइंट, तो इसे भी एप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ट्राई करके बताओ। क्वेश्चन क्लियर है ना? ये लिख दिया मैंने। सो 0 लेस देन y लेस देन, हालांकि नहीं कर पाओ फिर मैं करूंगा, लेकिन ट्राई करो पहले आप। क्या 2 तुम्हारा आ भी गया? ओके, बाकी लोग? सर जॉइंट वाला फंक्शन क्या लिखा है? e2 माइनस x। क्या क्या क्या? e की पावर माइनस x, 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू x लेस देन, क्या बोल रहे हो? तो सुनाई नहीं आया। नहीं ठीक है, आगे देखो। बाकी सब लोग ट्राई कीजिए, एक एक को लिख के ट्राई करो। पहले ट्राई करो, जो डेफिनेशन में लिखाए हैं हमने क्या देखा, ज्वाइंट से मार्जिन कैसे निकालना है। तो x का मार्जिन चाहिए तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। आप कर पा रहे हो? आप देखो करके क्या आप कर पा रहे हो। ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हो गया जस्ट, है ना? तो इसका मतलब ये हमने पढ़ा है। ओके, मीन टू आर डायरेक्टली। ओके, हाँ सर 2 ही आ रहा है, 3 तक मुझे लग रहा है। हाँ मतलब काम मत चलिए। सबका हो गया? तो एक मिनट। बच्चों का ना इंक्वायरी आते रहते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, बच्चे को बोल रहे हैं फीस कितना है, मैं बोल रहा हूँ 7,500, तो कह रही है सर पर मंथ की है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं इतना दे सकता हूँ, नहीं तो 1284 मतलब 80,000 रुपये चार्ज कर सकता हूँ मैं साल का, है ना? तो सर दिल्ली में लेते तो है 45,000, नाम नहीं लिखा। हाँ, मैं हो सकता है मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइन करूँ किसी कॉलेज में, अगर मैं प्रोफेसर बनता हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं ऑलरेडी दिल्ली में प्रोफेसर हैं, तो अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं ज़रूर पार्ट टाइम में चलाऊँगा शाम को, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा ऑफलाइन भी, अगर ज्वाइन करता हूँ तो ऐसे मेरे इतने छोटे, लेकिन इतने छोटे सपने नहीं है मेरे। मैं ज्वाइन करूँगा IIT दिल्ली कर सकता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब लास्ट चॉइस हो सकता है। तो अच्छी जगह जाएंगे तो क्या छोटी जगह जाना है ना, तो ये है। सो देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करें, हो गया ना सबका? तो सिंपल है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं बाय द वे, तो आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट हमने जो डेफिनेशन पढ़े हैं तो उसके हिसाब से हमने इसका देखा है कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे
तो यहाँ पे देख लो y की लिमिट, तुम ग्राफ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ग्राफ बनाना थोड़ा चीजें आसान भी हो सकती है। अगर ये हमारा सपोर्ट है तो ज्वाइंट में ये हमारा सपोर्ट है 0 लेस देन y लेस देन इक्वल टू x, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल टू x और 0 है तो y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, तो y बराबर 0 से x है, तो ये पूरा रीजन हो गया ना। सो इस तरह से, सो ये आपका सपोर्ट है, दिस रीजन इज द सपोर्ट। तो जैसे आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में, यहाँ से दिख रहा है 0 से x है, यहाँ भी देख सकते हो आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे तो 0 to x हो जाएगा। तो 0 to x में इसको इंटीग्रेट कर दो, e की पावर माइनस एक्स को y के रेस्पेक्ट में, तो ये आ रहा है x e की पावर माइनस एक्स, ऐसा आ रहा है क्या? गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ? ऐसे ही आ रहा है। ऐसे ही आ रहा ये है, यार ओके। अच्छा अच्छा, तो fx ऑफ x हमारा आया x e की पावर माइनस एक्स। अब x की लिमिट कहां से कहां तक होगी बोलो? तो यहाँ आप रीजन देख लो कि सिंपली आपको ना x कहां से जा रहा था, है y तो खत्म हो जाएगा, तो ये x एक्सिस पे जो रीजन बना है वो x एक्सिस पे क्या लिमिट है उसका, तो x एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा x मोर देन 0, तो ये आ गया। अच्छा मतलब गामा फिट हो रहा है, गामा 2 माइनस 1 गामा 2 और मतलब x की पावर 2 माइनस 1, तो उस तरीके से हो जाएगा फिट। ओके ओके ठीक है। सो गामा 2,1 टाइप का ऐसा बन रहा होगा। सो ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो जस्ट अब, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तुम तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की लिमिट x टाइम पीडीएफ x e की पावर माइनस एक्स, तो सिंपली हो गया इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, गामा फंक्शन लगा दो तो ये हो गया गामा 3, है ना। सो गामा 3 2 फैक्टोरियल जो कि 2। सो इसमें किसी को डाउट होगा नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को अगर है तो हमें जॉइंट गिवन था, जॉइंट से हमने मार्जिनल फाइंड किया और मार्जिनल से ये फाइंड किया। अच्छा मुझे फीस से याद आया, तो जैसे अभी इसने कहा 7,000 रुपये पर मंथ, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि सर 100 रुपये पर मंथ ले लो और उसमें भी मतलब ऐसे नहीं 100 रुपये ले लो, तो एक्चुअली क्या है कि कुछ बोलता है बच्चा, मैसेज करता है कि सर मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, मैंने आपके बारे में सुना, आप भी बहुत स्ट्रगल की हो, हम भी वो कर रहे हैं, तो क्या आप मेरी मदद करें? मैं ठीक है चल मदद करूँगा मैं, तुम 100 रुपये महीना पे करो। मैं उसको बोला मतलब 100 रुपये मंथ पर मंथ पे करो। नहीं सर इतना भी नहीं पे कर सकता। मैंने कहा भाई इतने गरीब आदमी दुनिया में नहीं होते होंगे, मुझे लगता है तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन है अगर 10-20 हज़ार के, तो 100 रुपये मंथली तुम पे कर सकते हो। ऐसा बच्चा था रिसेंटली, मैंने रिसेंटली ग्रुप से रिमूव भी किया, तुमने रिसेंट देखा होगा, तो 100 रुपये पे नहीं कर पा रहा पर मंथ, ऐसा बच्चा भी है। सो ऐसे भी बच्चे मिलते हैं मुझे। सो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर आप एक काम कर सकते हैं, हाँ सुपर 30 है ना, हाँ हाँ, तो आपको नहीं हमारे गांव में चलता है एनजीओ, हम गांव में चलाते हैं, लेकिन हम चलाएंगे बाद में भी। तो देखो इसको ट्राई करते हैं। ये क्या है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। तो आपके पास ज्वाइंट दे रखा है और आपको मार्जिनल बताना है। हमें स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ही चुके हैं, तो आप ऑप्शन भी डिसाइड कर सकते हैं अब कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन विजिबल है तो ट्राई करो। आपको दे रखा है एक्स वाई पे ज्वाइंट पीएमएफ पता है और आपको पूछ रहा है जो एक्स का मार्जिनल पीएमएफ होगा वो कैसा होगा। तो एक्स का जो मार्जिनल पीएमएफ है वो क्या होगा, तो उसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉइजन विथ लैम्डा दिस, पॉइजन विथ लैम्डा दिस, ज्योमेट्रिक विथ लैम्डा पी दिस, ज्योमेट्रिक विथ पी दिस। ट्राई करो जरा बताओ। geometric with parameter half. ओके
हाँ सर यही आ रहा है। ओके बाकी लोग, सो ये डी ऑप्शन आ रहा है इनका, बाकी लोग देख लो और सॉल्व करना है क्या। ठीक है भाई, तो सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं, बाकी लोग क्या कहते हैं। सर एक बार बता दीजिए। चलिए तो इसको ट्राई करते हैं। तो ये कह रहा है कि आपके पास ज्वाइंट दे रखा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ज्वाइंट है। तो मैं अगर x का मार्जिनल निकालूं, सो अगर मैं x का मार्जिनल फाइंड करता हूं, सो क्या होगी, सो जैसे डेफिनेशन हम जानते हैं, सो हाउ टू फाइंड मार्जिनल फ्रॉम ज्वाइंट, तो हमें तरीका पता है। देखिए, सो समेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। अब आप देख लो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ y 0 से इन्फिनिटी में है, तो y सपोर्ट पे है करना होता है, देन समेशन आया इंटीग्रेशन। अगर पीएमएफ है तो समेशन लेंगे, पीडीएफ है तो इंटीग्रेशन करते हैं। सो इस तरीके से, तो ये आपके पास है 1/2 की पावर, सो आप चेक करो यहाँ पे 2 की पावर y प्लस 2, 1/2 की पावर y प्लस 2, y प्लस 1 और 2y प्लस 1 अपॉन, सो 2y प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 2, सो 2y प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 2 और इसकी पावर x, ठीक है। सो इसको थोड़ा दूर भगाओ, तो यहां से आ गया दिस y फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। अब ठीक है जी, अब देखो आपको समेशन, मैं उल्टा ना लिख दिया, मुझे क्या चाहिए, y क्या चाहिए था, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, माइनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y चाहिए मुझे, नॉट x। सर x पे आएगा ना। हाँ नहीं, मैं x का निकाल रहा था, तो मुझे x की नहीं चाहिए, मैं फाइंड x का कर रहा था, लेकिन मुझे चाहिए y की। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो मुझे y का चाहिए, तो y इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी ही है, जो सपोर्ट है वो x का भी 0 से इन्फिनिटी ही है। सो आपके पास ये है। अब ये समेशन निकालना, अब ध्यान से देखिए इसमें, सो हमें x के रिस्पेक्ट में समेशन करना है, तो y वाली टर्म एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, तो आप उसको आउट कर सकते हैं समेशन से। तो 1/2 की पावर y प्लस 2, y प्लस 1 बाहर हो गया। अब है ये समेशन, x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है। अब ये है 2y प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 2, चूंकि y तो पॉजिटिव है ना वहां पे, तो मैं अगर आपसे पूछूं 2y प्लस 1 और 2y प्लस 2, ये जो रेशियो है ये मोर देन 1 या लेस देन 1 है, ये रेशियो की वैल्यू मोर देन 1 है कि लेस देन मोर देन है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है। ऐसा चेक क्यों किया मैंने, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज बना रही है, पावर x भी है, सो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बना रही है r की पावर x, x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो मॉड r अगर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करती है ज्योमेट्रिक सीरीज, और उसका सम क्या होता है a/1 माइनस r, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर y प्लस 2 इंटू y प्लस 1 a/1 माइनस r, तो x 0 से स्टार्ट है ना, तो a तो 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। समेशन अगर आप खोलेंगे तो पहले x को 0 रखेंगे, प्लस x को 1 रखेंगे, प्लस x को 2 रखेंगे एंड सो ऑन, तो 1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस r। सो 1 माइनस r का मतलब है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो यही चल रहा है हर बार, ये टर्म रहेगा, क्योंकि पावर 1 फिर पावर 2 पावर 3 से 0 से, पहला पावर 0 था फिर 1 2 3 चल रहेगा। सो 2y प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 2। अब इसको आप क्या कीजिए, जस्ट एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, 2 टाइम y प्लस 1
और यहाँ पे रहेगा 2y कैंसिल, तो कितना 1 रहेगा। तो मतलब इसको पहले मैंने सॉल्व कर लिया, वो लिख देता हूँ क्या है। सो वो मेरे पास है यहाँ पे 2 की पावर y प्लस 2 y प्लस 1। चेक कर लीजिए, पूरा कैलकुलेशन एक साथ कर दिया मैंने, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा फाइनली क्या, तो फाइनली ये जो आया है ये है हमारे पास 1/2 की पावर y प्लस 1। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 की पावर y। सो ज्योमेट्रिक में क्या होता है, q इंटू पी की पावर x, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, p इंटू क्यू की पावर x, है ना। तो ये वो वाला है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम ना, और क्या काउंट कर रहा है फेलियर ट्रायल। y कहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे 0 1 2, तो 0 है मतलब फेलियर काउंट कर रहा है ना। सो नंबर ऑफ फेलियर रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, तो वो वाला पीएमएफ है, नंबर ऑफ फेलियर रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, है ना। तो उसमें है तो एक सक्सेस बाकी फेलियर, तो y टाइम फेलियर आया और एक सक्सेस है, तो y इक्वल दिस। तो ये ज्योमेट्रिक है, ठीक है ना, y के इंटरप्रिटेशन मतलब वो हुआ। सो दिस इज ज्योमेट्रिक जहाँ p की वैल्यू 1/2। किसी को डाउट है देख लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक हमने अभी डिस्कस किया है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम लोग स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे, तो ये पीएमएफ आएगा, है ना, p इंटू क्यू की पावर y की वैल्यू ये है। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। y ज्योमेट्रिक में दो तरह का केस था ना, एक में नंबर ऑफ ट्रायल हम देख रहे थे, एक में नंबर ऑफ फेलियर देख रहे थे। सो ये नंबर ऑफ फेलियर वाला 0 से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ ट्रायल वाला होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, ये चीज़ है सपोर्ट। सो इसमें किसी को डाउट अभी भी है, देख लीजिए, कुछ पूछना तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अभी तो हम क्या देख रहे हैं, पिछला क्वेश्चन वही था, मार्जिन निकालो फिर मीन निकालो, इसमें डायरेक्टली मार्जिन ही फाइंड करो। अब जैसे ये सब चीजें हैं, तो ये भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग वन वेरिएबल में क्या करते थे, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि लेट, है ना, x बी और रैंडम वेरिएबल सच दैट, या छोड़ो सीधा सीधा बताओ। पहला है अगर x कॉन्टिन्यूअस है, इफ x इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, रैंडम वेरिएबल, तो आप ये कैसे लिखते हैं, देन प्रोबेबिलिटी मान लो ऐसा लिखा रहता है x बिलोंग्स टू a, या ये लिखा हो या सिंपल कोई इंटरवल दे रखा है, इसका क्या मतलब है, तो इसको कैसे आप फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी सेट a पे कैसे फाइंड करते हैं आप, कॉन्टिन्यूअस है, है ना। सो हम क्या करेंगे, पीडीएफ को, जो आपका पीडीएफ है उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे इंटरवल a पे, सिंपल यही है कि x जो भी इंटरवल है उस इंटरवल पे या इंटरवल जो भी सेट है उस पे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। दूसरा ये है कि अगर x डिस्क्रीट है, उसी तरीके से अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो सिमिलरली x बिलोंग्स टू a में क्या करेंगे हम, समेशन। तो ये आपका समेशन, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x और यहाँ x बिलोंग्स टू a, सिंपल। अब यही चीज जनरलाइज कर लेते हैं टू वेरिएबल में, जैसे क्वेश्चन है। सो सेम चीज हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ xy इज डिस्क्रीट, मान लो पहले डिस्क्रीट ही है, ठीक है, तो उस केस में आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा लिखा रहेगा कि xy बिलोंग्स टू सम सेट, है ना, या सम रीजन r कोई रीजन है, यहाँ पे कोई भी रीजन दिया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से यू विल, जो भी आपका ये, चूंकि हमारा डिस्क्रीट है तो मैं समेशन नहीं लगाऊंगा, तो हमें क्या करना है, जो भी सेट दे रखा होगा, यहाँ पे कुछ दे रखा होगा तो यू विल डू डबल समेशन, है ना। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लेट्स से x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, और x कॉमा y बिलोंग्स टू r, उस पे रीजन, जो भी रीजन है ये कहीं कहीं सबसेट होगा। r का मतलब यहाँ रियल नंबर से नहीं है मेरा, यहाँ आप वो लिख सकते हैं ना, रीजन r जो लिख रहे थे ना, ये s कोई सेट है तो ये सबसेट r स्क्वायर का होगा, उस सेट पे हो जाएगा। अब ये इसका मतलब सैंपल स्पेस भी नहीं है ना, मुझे कोई नया सेट लिखना पड़ेगा, लग रहा है यही लिख दें। सो a यहाँ 2 डायमेंशनल रहेगा, तो नोटेशन मतलब चेंज ना हो, इस तरीके से ले लो, या कोई a क्रॉस b टाइप का दे, क्रॉस b लिख लेंगे उसके हिसाब से, मतलब कोई सेट दे रखा, उस सेट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा, यही चीज अगर आप कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखेंगे, सो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, फोर्थ वाला अगर मैं इसी में लिखूं कि अगर आपका xy b कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, रैंडम वेक्टर, तो आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो क्या होगा, इसी लॉजिक के हिसाब से अब क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ज्वाइंट पीडीएफ को डबल इंटीग्रेट कर देंगे आप ए सेट पे, है ना। सो डबल इंटीग्रेट कर देंगे ए सेट पे, यहां से आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब एक अगला क्वेश्चन इसी पे है, किसी को डाउट इसमें है तो बताइए, ये ओके है। अब देखिए जैसे आगे मैं अगर लिखूं तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए आप। बताइए। सो दो क्वेश्चन है इसमें, पहली बात है कि व्हाट इज सी एंड सेकंड व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी। सो आप पहले ट्राई करो, हो ना हो पहले ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे हो ही जाएगा, आप लोग कर ही लोगे। सो बताओ, आंसर बताओ। सर C8 आ रहा है। C8 आ रहा है, ओके। बाकी लोग बताओ भाई, सी क्या आ रहा है, फिर दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। टू क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सर सबका 8 आ रहा है, अच्छा।
हाँ सर C8 है। अगला अगला प्रोबेबिलिटी किसी का आंसर नहीं आया, इतना डिफिकल्ट है क्या ये? देखो तो ज्वाइन दे रखा है, आपको इंटीग्रेट करना है पहले तो बाई पार्ट लग रहा है। अच्छा बाई पार्ट लग रहा है क्या? अच्छा थोड़ा इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेट हो रहा है। सो सी के लिए तो सिंपली आप इंटीग्रेट कर लोगे, है ना, और ये सेपरेट भी कर सकते हैं इसमें तो। हाँ तो आ गया सर। तो सी मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, C8 हो गया आप लोगों का, ठीक। चलो तो दूसरा पार्ट जो है मतलब सिंपली इसको इंटीग्रेट करो इस रीजन पे, और इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2y स्क्वायर, तो अलग अलग कर लो, x का फंक्शन अलग y का फंक्शन अलग, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, आप x को अलग इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि x y फ्री है एक दूसरे से, ना यहाँ पे x y एक दूसरे डिपेंड कर रहा, ना यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये फ्री हो जाएगा ना e की पावर माइनस y, तो अलग अलग इंटीग्रेट आप ब्रेक कर दो मतलब उसको। सो उससे c आ गया। अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर मोर देन y स्क्वायर, तो ये रीजन कौन सा है, पहले इसका ग्राफ बनाओ। सो जैसे x स्क्वायर मोर देन y स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या x मोर देन y आएगा? मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेता हूं, x मोर देन y। यस सर सिर्फ यही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज क्या आता, ये रहता, ठीक है ना। तो उसको फिर तुम ब्रेक कर सकते हो, है ना, दोनों पॉजिटिव है तो वैसा रहेगा, तो एक को ब्रेक कर लो, एक को फिक्स करके दूसरा y माइनस मॉड एक्स टू प्लस, सॉरी यहाँ पे है, चारों क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना। हाँ फिर उसके हिसाब से ब्रेक हो जाएगा, रीजन आ जाएगा आपको। लेकिन अभी एक्चुअली एक्स वाई पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स हो जाएगा, वाई है ना हमारा ये हो जाएगा एक्स मोर देन वाई, तो ये पॉजिटिव है इसीलिए एक्स मोर देन वाई यहाँ पे ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन वाई, तो आपका ये रीजन हो गया, तो एक्स मोर देन वाई का मतलब इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है ना अब, तो इंटीग्रेट कर लो, दिक्कत आ रहा है देखो। तो यहाँ पे आएगा, इसको हटा देता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर मोर देन वाई स्क्वायर जो है, दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन वाई, ठीक, और ये डबल इंटीग्रेशन। तो अब आप क्या करोगे, ज्वाइंट पीडीएफ, सो जो ज्वाइंट पीडीएफ है 8xy e की पावर माइनस वाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 2y स्क्वायर, तो क्या लिमिट लेना बेटर रहेगा, मैं क्या लिखूं, dx dy dy dx, तो अगर मैं dx लिखता हूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, चलो dy dx लिख लो, 2 आ रहेगा, प्रोबेबिलिटी 2 कैसे आएगी, तो यहाँ से आपको क्या करना है, हाँ सर मैंने सर तो लिमिट तो ऐसे ही ले लो ना कि y की 0 to x ले लो और x की 0 to x। हाँ वही बोल रहा हूँ, 0 to x इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है ना, तो ये रीजन देख लो, तो ये रीजन वो सेट कर रखा है मैंने, और x 0 से इन्फिनिटी हो गई। तो क्या इसमें क्या डाउट है,
सर 2y² को t ले लेंगे, फिर वहां से 4 हाँ। by dy dt में कन्वर्ट हो गया। इजी तो है, क्या दिक्कत है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। एक पोर्शन फंसता है बस हाँ, लास्ट में, समझ। उसमें वो x² और x की पावर वर्ड होती है ना जब b में। अच्छा तब फंसता है। चलो मान लो इसको मैं 2y² को नया नाम दे दूं, t ले लो, सो dt हो गया तुम्हारा 4y dy, है ना। तो y 4y dy, तो ये लिमिट कुछ ऐसी 4y ले लो तो बचा 2x e की पावर माइनस x स्क्वायर, तो ये 4y चला गया इधर, 4y dy को मैं dt कर देता हूँ, तो dt dx, अभी देख लो dt dx हो गया और यहाँ पे हो गया e की पावर माइनस t, चेक करो। सो 4y dy जो मेरा dt हो गया और e की पावर माइनस t, x स्क्वायर वालों को कुछ नहीं करना मुझे। अब लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट आपकी y थी 0 से x, तो y 0 से x है, सर लिमिट नहीं चेंज की तो x का स्क्वायर नहीं हुआ, अच्छा हो जाता है इजीली। ठीक है ना। सो t की लिमिट लेनी है हमें, यहाँ t है तो t की लिमिट लेनी है, तो t जब 0, यहाँ y 0 से x था तो y 0 रखेंगे t 0 रहेगी और x रखेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो गई। सो हमारे पास जब y x के इक्वल है तो ये 0 to 2x स्क्वायर हो गया। अब 0 से इन्फिनिटी ये हो गया, अब सिर्फ वही है, तो अब तो t अकेला बचा हुआ है, तो e की पावर माइनस टी अपन माइनस 1 और लिमिट 0 से 2x स्क्वायर। अब हो गया, फिर से x स्क्वायर वाले टर्म को नया नाम देकर हो जाएगा इजीली, करो जल्दी। सर 2/3 आ गया। ओके सर वही लिमिट नहीं चेंज की तो वो x भी रह गया, फंक्शन स्क्वायर में होता फिर तो बहुत आसान। देख लो भाई, अभी और कोई डाउट है बताओ। ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, क्योंकि जब आप e की पावर माइनस टी का t के रेस्पेक्ट में, फिर जो आएगा लिमिट 0 से 2x स्क्वायर, फिर x में बस बचेगी, सिंगल इंटीग्रेशन है तो उसमें भी e की पावर माइनस x स्क्वायर में कुछ आएगा, बाहर x ऑलरेडी है तो x स्क्वायर को t लेके या x स्क्वायर को नया अब u नाम दे दो, u लेके सिंप्लीफाई कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जॉइंट डिफाइन किया था। हाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू y से कैसे करेंगे वो, मतलब वही प्रॉब्लम जो था मैंने उसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1 माइनस कर रहे हो प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, इक्वल्स टू y। हाँ तो ये वाला रीजन हो गया ऊपर वाला, क्या दिक्कत है। ये हो गया आपके पास, क्या लिखूं, dy dx लिख लो, आसान रहेगा। सो अब ये रीजन देख लो क्या होगा, y की लिमिट क्या लोगे, या कोई बात नहीं dx dy लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, dx dy। अब हैं y टू इंफिनिटी लेंगे तो चेक करो ना, ये रीजन तुम्हारे लिए, ये रीजन है तुम्हारे लिए, ये रीजन है, तो मैं क्या dx dy लिखूं, क्या लिखूं बताओ, dx dy dx लिखूं, कुछ भी लेंगे सर। चलो dx dy लेते हैं, तो dx लेंगे यहाँ पे, तो x की लिमिट ये क्या है, x बराबर 0 और यहाँ क्या है, x बराबर y, तो x की वैल्यू 0 से y और y की वैल्यू क्या होगी, ये 0 से y, ये स्ट्रिप ले रहा ना x 0 से y, और ये y एक्सिस को कहाँ से कवर कर, ये ग्राफ जो रीजन जो है y को कितना कवर कर रही है, हो गया। हाँ ठीक है सर। तो सेम तरीके से हो जाएगा, यहाँ तुम x स्क्वायर को t ले लो तो उससे ब्रेक कर लेना, फिर इसको लिमिट में चेंज करना, फिर वैसे ही सेम तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल सेम वे में हो जाएगा। सो आप इसलिए क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो आप। अभी हमने मार्जिनल और ज्वाइंट डिस्कस किया है, डेफिनेशंस मेनली देखा है, और ज्वाइंट और मार्जिनल का, फिर हाउ टू मार्जिनल से ज्वाइंट कैसे आएगा, ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे आएगा, ये हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, है ना। सो एमजीएफ में ऐसा नहीं होगा, एमजीएफ में ना मतलब वो जनरली हम देख रहे हैं ज्वाइंट से मार्जिन कैसे आएगा, हाँ होगा, लेकिन वैसे जनरली हाउ टू, हाँ मेनली तो वही हमने आज देखा है कि ज्वाइंट से मार्जिन कैसे फाइंड करेंगे, है ना। फिर ज्वाइंट सीडीएफ का डेफिनेशन देखा और उस पर एक प्रॉपर्टी जो है वो देखा हमने, जस्ट रिलेट कर रहा है वन वेरिएबल टू वेरिएबल को। तो आगे कंटिन्यू करूंगा इसको, अभी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो एक बार सॉल्व कर लो। गुप्ता कपूर वाली बुक है, या मैं मॉडर्न ग्रेवल कल देख रहा था, बहुत अच्छी बुक है वो भी, मतलब उसमें एग्जाम्पल्स उसने बड़ा अच्छे से समझा रखा है, मतलब एग्जाम्पल उसने बहुत सारे दिए हैं, तो उसमें वो भी अच्छी बुक है, एक्सरसाइजेस उसके, ठीक है। मतलब कोई भी जो भी बुक तुम फॉलो करो, एक बुक पे भरोसा करो, पहले उसको ढंग से करो, बाकी बुक्स भी कर सकते हो, कोई याद नहीं ऐसा खास, जस्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस ट्राई करके देख सकते हो,
साई भी वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें लगे जैम गेट टाइप का क्वेश्चन, देख ही रहे हो कैसे आता है, तो उस टाइप का ट्राई कर सकते हो इस तरह से। बाकी PYQs तो हैं ही बहुत सारे, तो वो ट्राई करो, बट सॉल्व जरूर करो। तो कोई भी जो बुक आप फॉलो कर रहे हो उससे इस टॉपिक के क्वेश्चन ट्राई करो आप। असाइनमेंट भी हमने पोस्ट किया, वो भी ट्राई कर सकते हो आप, अदरवाइज है ना बुक्स जरूर फॉलो करो। जॉइंट और मार्जिन पे ट्राई करके देखो। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पहले कराऊंगा बहुत सारे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन एक क्लास क्वेश्चन करेंगे अभी इसमें हम। चलो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। ठीक है सर जी। एक बात थी सर, रिकॉर्डिंग बंद करोगे? चलने दो। हाँ बंद कर दीजिए। बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ